एम्प्लॉयमेंट को लेकर अभी रिसेंटली एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर इंडिया की बेरोजगारी को लेकर एक नई रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि टोटल बेरोजगार लोगों में 83% तो सिर्फ और सिर्फ यूथ है हमारा। मतलब वो लोग जो यंग हैं, एनर्जी है उनकी बॉडी में, जिनका बहुत लंबा फ्यूचर है, जिनको अपना क्रिएटिव माइंड लगाकर जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए थी। ऐसे युवाओं को जॉब खुद के लिए भी नहीं मिल पा रही और ये परसेंटेज बीते कुछ सालों से कंपेयर किया जाए तो लगभग डबल हो चुका है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस टोटल यूथ में से भी 82% लोग ऐसे हैं जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, यानी वो जो पहले ही हजारों लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च कर चुके हैं और अब धक्के खा रहे हैं नौकरियों के लिए, वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं इसको सिर्फ एक लाइन में सम अप करूं तो इंडिया में हर 3 में से एक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है उसके पास। हम आए दिन सुनते रहते हैं बाहर से कोई कंपनी इंडिया के अंदर आई और काफी कम टाइम में पूरे इंडिया भर में फेमस हो गई, जिसके बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं स्टारबक्स, KFC, P&G, पेप्सिको, Amazon, जो हर साल लगभग 1200 से 1300 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। पर खुद इंडिया में बैठा हुआ यूथ 1300 रुपए दिन के नहीं कमा पा रहा। अब ऐसे में कोई जॉब न लगने से परेशान होकर किसी भी इंसान के पास बस एक ही रास्ता रह जाता है कि वो कोई बिजनेस करे और खुद के दम पर फिर वो उसको इतना आगे ले जाए कि उसको फिर जरूरत ही ना पड़े जॉब करने की। पर बिजनेस करना उतना आसान नहीं है, खासकर तब जब उसकी शुरुआत ही हमसे हो रही है। माइंड में डर रहता है कि बिजनेस फेल ना हो जाए। फेल हो गया तो यहाँ पर लगा पैसा भी डूब जाएगा और इसके बाद फिर बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार भी बन जाएंगे हम। एंड इस बात को सिर्फ मैं अपने मन से नहीं बता रहा। ईटी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि नए स्टार्टअप्स का फेलियर रेट 90% है और सक्सेस का सिर्फ 18%। तो बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर भी कम चांस है कि आपको जल्दी सक्सेस मिल जाए। तो ऐसे में एक आम युवा अब करे तो करे क्या? देखो, अगर आपके माइंड में कुछ बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है और उस आइडिया से लोगों की कोई बड़ी जरूरत पूरी हो रही है, तब तो ऐसा हो सकता है कि आप उस पर कोई बिजनेस खोलो और बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लो। पर हर कोई इतनी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रख पाता, तो उनके लिए एक सेफ तरीका यह है कि वो कुछ ऐसे बिजनेसेस को स्टडी करें जो कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से लगातार बने हुए हैं और फ्यूचर में भी इनके एंड होने का चांस बहुत ज्यादा कम है। इस तरह का कोई बिजनेस अगर हम खोलते हैं तो इसमें रिस्क हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड भी ज्यादा होगी उसकी और आपको इसमें पैसा लगाने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। पर इस तरह के बिजनेस आइडियाज हम ढूंढे कहाँ से? वेल, आपको ये ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। कई अलग अलग तरह के बिजनेस को कंपेयर करने के बाद, उनका ग्रोथ रेट समझने के बाद, मैंने आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज निकाले हैं जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन यानी वो बिजनेस सालों साल चलने वाले हैं। हाँ, कुछ अपग्रेड्स इनमें आ सकते हैं, बट ये बंद कभी नहीं होने वाले। और साथ ही इनकी शुरुआत करने का प्रोसेस और लगने वाली लागत मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी बहुत वैल्यू देगी आपको, इसलिए एंड तक इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस आइडिया नंबर 1। अगर हम एक बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो पहले तो हमें अपने माइंड में ये बिठा लेना होगा कि यहाँ सिर्फ सेल्स का खेल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ ज्यादा सेल्स निकालनी है और हो गई आपकी ग्रोथ। बिजनेस की ग्रोथ आपकी इस पर डिपेंड करती है कि आप मार्जिन कितना निकाल रहे हो उसमें। अगर आपकी सेल्स अच्छी हो रही है बट मार्जिन बहुत कम है तो इसको एक लेवल तक पहुंचाने में सालों लग जाएंगे आपको, बट इतना स्लोली तो आगे हम इसको नहीं ले जाना चाहते। तो ऐसे में बेकरी एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस का मार्जिन रेट 30 से 40% है, जो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है और ये बिजनेस 12% की ग्रोथ से हर साल बढ़ रहा है। अपने आसपास में आपने कई ऐसी बेकरीज देखी होंगी जिनके बेकरी आइटम्स का काफी अच्छा टेस्ट है। ऐसी बेकरीज को अपना बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्टार्टिंग से ही एक अच्छे कस्टमर बेस के साथ लगातार ग्रो करते हैं, बिकॉज बेकरी आइटम्स की सब लोग को डेली जरूरत पड़ती है और अगर उनका टेस्ट अच्छा हो तब तो भाई अच्छा खासा इंसान भी एडिक्ट हो जाता है उन प्रोडक्ट्स का। अब कुछ लोग बेकरी के इस बिजनेस मॉडल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार इतनी सारी कैटेगरीज हैं इसमें, कोई पेस्ट्री बनाता है, कोई ब्रेड बनाता है, कोई कुकीज बनाता है, कोई डोनट्स बनाता है, कोई रस्क एंड फेन बनाता है, हम किस कैटेगरी को पकड़ें? तो देखो, इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपके बिजनेस लोकेशन पर डिमांड किस चीज की है ये इस पर डिपेंड करेगा। जहां भी आपको ये बिजनेस की शुरुआत करनी है उस एरिया को आपको कुछ दिनों तक एक्सप्लोर करना होगा। आपको ये देखना होगा कि यहाँ जितनी भी बेकरीज हैं इनमें से आपको ज्यादा कस्टमर्स किस बेकरी पर जाते दिख रहे हैं। एक बार आपने ये जान लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है। अब अगला स्टेप उस बेकरी के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। आपको समझना होगा कि ऐसा क्या खास कर रहे हैं वो जो बाकी बेकरीज नहीं कर रही। और ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एज अ वर्कर उस बेकरी को ही ज्वाइन कर लो।
कुछ दिनों तक आप कस्टमर बनकर उसकी शॉप पर जाओ, तारीफें करो उसके फूड आइटम्स की और साथ ही साथ उसको ये भी फील कराते रहो कि आप भी यहाँ ज्वाइन होना चाहते हो। ये ध्यान रखना कि आप यहाँ सिर्फ लर्निंग्स लेने आए हो, तो कम सैलरी भी अगर वो आपको ऑफर करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। मुश्किल से आपको बिजनेस मॉडल समझने में 4 से 6 महीने लगेंगे। इसके बाद आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट होगा और ये भी अंदाज़ा होगा कि अब यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी। अगर मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो अगर आप इसको छोटे स्केल पर शुरू करते हो तो 80,000 से 3 लाख रुपए होने ही चाहिए आपके पास। अगर मीडियम या लार्ज पर खोलना चाहते हो तो 5 से 15 लाख रुपए लगेंगे। बाकी ये पैसा आपके बिजनेस लोकेशन और कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार करके इस नए बिजनेस को खोलकर आप काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 2। कुछ टाइम पहले यूपी के कानपुर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन की, जहां पर उनको कुछ ऐसा पता चला कि वो हैरान रह गए जानकर। असल में इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर 256 लोग ऐसे पाए गए जो मिलियनर्स थे, बट इनके नाम ना तो कोई कंपनी रजिस्टर थी, ना ही ये मालिक थे किसी कंपनी के। ये वो थे जो रोड साइड पर स्नैक्स, फास्ट फूड, इस तरह की चीजें बेचते हैं और इन्हीं से ये इतने पैसे कमा रहे थे कि एक बड़ी जॉब वाला ना कमा पाए। सिर्फ यही नहीं, बैंगलोर के एक यंग कपल निधि सिंह और शिखर वीर सिंह, ये सिर्फ समोसों के बिजनेस के थ्रू दिन के 12 लाख की सेल्स निकाल रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ तक पहुँचने में 15-20 साल लग गए, ये सक्सेस उन्होंने सिर्फ 8 सालों में अचीव कर ली। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करने लग जाओगे तो और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो केवल फास्ट फूड के बिजनेस के चलते आज के टाइम पर हजारों नहीं लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब देखो, वैसे तो फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए जरा भी ठीक नहीं है, ये दावा कई रिसर्चर्स ने किया है, जो कि सच भी है। बट फिर भी लोग फास्ट फूड खाना कम नहीं कर रहे और ना ही शायद फ्यूचर में करने वाले हैं, क्योंकि अगर खासकर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर तो लोग टेस्ट के सामने खुद को रोक ही नहीं पाते। यही रीजन है कि फास्ट फूड मार्केट भी 9.72% के हिसाब से हर साल ग्रो कर रही है और डेफिनेटली ये आगे भी करने वाली है। तो इस बिजनेस में आना भी आपके लिए एक सेफ चॉइस हो सकती है। इसके अंदर भी आपके पास कई ऑप्शंस हैं, आप किसी भी वैरायटी में जा सकते हो, बशर्ते उस वैरायटी की डिमांड हो आपकी लोकेशन पर। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो अपनी चॉइस को लेकर तो कुछ टाइम निकाल कर आप दूसरे एरियाज को एक्सप्लोर करो। अलग अलग जगहों पर जाकर ये देखो कि कौन सा फास्ट फूड ज़्यादा खरीदा जा रहा है, प्लस उसका मार्जिन रेट क्या है। अगर कोई ऐसा फास्ट फूड आपको मिल जाता है जिसकी काफ़ी हाई डिमांड है और मार्जिन भी उस पर ठीक ठाक है, बट आपके एरिया में उसको कोई बेच नहीं रहा, तो यहाँ चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, बिकॉज यहाँ पर आप उस आइटम की एक नई मार्केट क्रिएट कर दोगे। और रही बात इंग्रेडिएंट्स की, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा शातिर होना पड़ेगा, मतलब ये जानने के लिए आपको उसके वर्कर को बातों में लेना पड़ेगा, या तो ऐसे ही या फिर पैसे देकर। चांसेस काफ़ी हाई हैं कि कुछ पैसे लेकर वो आपको बता दें इंग्रेडिएंट्स, बट फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो आप इंटरनेट के थ्रू जान सकते हो। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस की 70,000 से 2.5 लाख रुपए है। बाकी अगेन कम या ज़्यादा आपके बिजनेस प्लान और लोकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हो तो कुछ मेन क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रेडी किए हैं, इनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेना पहले। बिजनेस आइडिया नंबर 3। अभी हम लोग बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसमें हमने देखा था कि टोटल बेरोजगार लोगों में से 42% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, बट कोई रोजगार नहीं है उनके पास, नौकरी नहीं मिल रही कहीं भी। तो ये सब देखकर हमें शायद अब ऐसा फील हो सकता है कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा बनेंगे, अब खुद के दम पर और भी लर्निंग्स लेंगे और इस रेट रेस में नहीं भागेंगे। बट क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल भी है? हो सकता है इस चीज़ से कुछ लोग का तो माइंड शिफ्ट हो जाए, बट ये काफ़ी कम होंगे। वरना लिंक्डइन के इस आर्टिकल को माने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री जो तैयार कराते हैं आपको एक बड़ी जॉब दिलाने के लिए, ये 50,000 करोड़ की वर्थ के साथ एक काफ़ी मजबूत इंडस्ट्री बनी हुई है और आने वाले सालों में ये 15% की ग्रोथ से आगे बढ़ने वाली है, यानी पिछले जो 2 बिजनेस मैंने आपको बताए उनसे भी ज़्यादा तेजी से। रीज़न इसका बहुत ऑब्वियस है, लोगों के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। एक मिडिल क्लास माँ बाप जो शायद अपने टाइम पर कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए, तो उनकी सारी उम्मीदें फिर अपने बच्चे से लग जाती हैं। वो उसको एजुकेट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, लोन तक उठा लेते हैं, बट अच्छे से अच्छी एजुकेशन उसको देते हैं ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हार्श है बट यही सच है, और ये सब देख लेना ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको अगर एक बिजनेस की नज़र से देखा जाए तो डिमांड यहाँ भी काफ़ी हाई है। खासकर ये उन लोग के लिए है जिनके पास डिग्री है किसी फील्ड की या एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उन्होंने मास्टरी हासिल की हुई है। वो लोग अपनी ली हुई नॉलेज को खुद तक सीमित न रखने की जगह कोचिंग क्लासेस खोलकर दूसरों को सिखा सकते हैं। कोचिंग और एजुकेशन के मामले में एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि इसका डाउनफॉल कभी नहीं आता। हाँ, तरीका ज़रूर बदल सकता है, जैसे कोविड-19 के टाइम पर हुआ था,
बट यही बदलता तरीका बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म की कामयाबी का रीजन भी बना। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि ये एक सेफ बिजनेस है आपके लिए। लेकिन एक ड्रॉबैक यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कंपटीशन भी एक बड़े लेवल पर है। हर कैटेगरी, हर सब्जेक्ट में टीचर्स भरे पड़े हैं। कुछ ऑफलाइन हैं, कुछ ऑनलाइन हैं, तो कुछ दोनों जगहों पर हैं। और यही आपके बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहीं भी ज्वाइन करने से पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं टीचर का। वो इस सवाल का सीधा जवाब चाहते हैं कि वो आपको ही क्यों ज्वाइन करें, ऐसा क्या खास है आपके टीचिंग के तरीके में। तो इसके लिए पहले तो आपको अपनी एक रेपुटेशन बनानी होगी। अपनी यूनिक टीचिंग के थ्रू उनको ये भरोसा दिलाना होगा कि आप ही उनके लिए सही चॉइस हो। लेकिन अगर आप ये सारा प्रोसेस खुद पूरा नहीं करना चाहते तो आप किसी ऐसे टीचर को हायर भी कर सकते हो जो ऑलरेडी फेमस है स्टूडेंट्स में। ऐसे में कई लोग को जानता हूँ जो खुद से टीचिंग नहीं करते, बल्कि वो कुछ नॉन टीचर्स को हायर कर लेते हैं और सक्सेसफुली ये बिजनेस रन करते हैं। और स्टूडेंट्स भी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उनकी खुद ही मार्केटिंग करते रहते हैं। बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट इसमें आपको एक स्पेस लेने की लगेगी जो कि आप रेंट पर भी ले सकते हो। एंड अगर आप टीचिंग किसी और से करवाते हो तो एटलीस्ट उसकी 4 से 5 महीने की सैलरी पहले ही अलग रखनी होगी आपको, बिकॉज इतना टाइम तो एक कोचिंग सेंटर को जमने में लग ही जाता है। अगर आपका ये बिजनेस चल पड़ता है तो अपनी इस कोचिंग की और भी कई ब्रांचेस निकाल कर आप एक बड़े लेवल पर स्केल कर सकते हो इसको। बिजनेस आइडिया नंबर 4। देखो, बिजनेस की इस जर्नी में हमेशा हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला। ज़्यादा जल्दी ग्रो होने के लिए आपको स्मार्ट वर्क का सहारा लेना पड़ता है। जैसे पहले के टाइम पर आप देखते होंगे कुछ इस तरह के रिक्शे चला करते थे जिसमें ड्राइवर्स को बहुत मेहनत करके पेडल के थ्रू उस रिक्शे को मूव करना पड़ता था। और उसके अंदर भी वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था बिकॉज सवारी के बैठने के लिए सिर्फ 2 ही सीट्स थी उसमें। बट दिल्ली में रहने वाले विजय कपूर ने एक स्मार्ट वर्क दिखाया और ई रिक्शा इंट्रोड्यूस कर दिया, जो लगभग हर रिक्शा ड्राइवर के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि ये ई रिक्शा पैडल की जगह बैटरी से चलता है। 2 की जगह 4 से 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये ऊपर से भी कवर्ड है, जिससे वो और उनकी सवारी धूप बारिश से भी बच सकती है। यह स्मार्ट वर्क इतना कामयाब रहा कि साल 2023 में ई रिक्शा मार्केट का एनुअल रेवेन्यू $291.9 मिलियन पहुंच गया। अब ऐसा ही स्मार्ट वर्क कई लोगों ने ई कॉमर्स के अंदर भी दिखाया। कुछ सालों पहले जब कोविड-19 का टाइम था तो उस टाइम पर आपको पता है कितने बिजनेस को नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी इस तरह का टाइम देखते हुए 20 से 30% बिजनेस ओनर्स ने स्मार्ट वर्क दिखाया और खुद को ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर दिया। यहाँ उन लोगों को ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि यहाँ कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज अब यहाँ वो ऑफलाइन के मुकाबले ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच पा रहे थे, ज़्यादा सेल्स निकाल पा रहे थे, प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा वेराइटीज़ ला पा रहे थे। और इन सब चीज़ों से उनका प्रॉफिट कई गुना तक इंक्रीज हो गया, बिकॉज लोगों के लिए उस टाइम पर ऑफलाइन सामान खरीदने में कई दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसे में उनको ऑनलाइन सामान खरीदना ज़्यादा बेटर चॉइस लगने लगी। और इसके बाद तो धीरे धीरे ये लोगों की हैबिट बनती चली गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर कुछ खरीदना होता है तो बाहर जाने के बजाय वो फ़ोन निकालते हैं और उसको ऑनलाइन देखने लगते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन उनको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो ऐसे में ई कॉमर्स भी एक ऐसा बिजनेस है जो शायद कभी बंद नहीं होने वाला। और इसकी अगर आप एनुअल ग्रोथ पर नज़र डालोगे तो इससे और श्योरिटी मिल जाएगी आपको, बिकॉज इसकी एनुअल ग्रोथ 14% से भी ज़्यादा है। यहाँ अगर आप आते हो तो इसमें 2 तरह से बिजनेस कर सकते हो, एक तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट के साथ, दूसरा कोई डिजिटल प्रोडक्ट के साथ। दोनों ही कैटेगरीज के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, बट प्रोडक्ट डिसाइड करते वक्त ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये दूसरों से काफ़ी यूनिक हो, बिकॉज यहाँ भी आपको कंपटीशन काफ़ी देखने मिलेगा। इसके लिए आपको अपना टाइम होलसेल मार्केट में लगाना होगा और कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना होगा जिस पर मार्जिन अच्छा हो और कंपटीशन भी कम हो। ये सर्च करने में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लगने दो, बिकॉज ई कॉमर्स में ऐसा एक प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है जिस पर मार्जिन अच्छा मिले आपको, वरना आगे चलकर अच्छी सेल्स होने के बाद भी आपको प्रॉफिट दिखता नज़र नहीं आएगा। अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप अलीबाबा और इंडिया मार्ट जाकर भी प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हो। एक बार आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो स्टार्टिंग में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कोई खुद की वेबसाइट ना बनाकर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर ही प्रोडक्ट लिस्ट करो, ताकि आपको इस पूरे बिजनेस मॉडल की एक डीप नॉलेज हो जाए। इसमें अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एड्स के थ्रू अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करवाते हो तो एवरेज कॉस्ट आपकी 40 से 70 हज़ार रुपये तक आएगी। बाकी वही कम या ज़्यादा आपके प्रोडक्ट और मार्केट पर डिपेंड करेगा। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा और कई ऐसे डाउट्स क्लियर हुए होंगे जो बिजनेस को लेकर थे आपके माइंड में। आपको इन चारों में से किस बिजनेस में ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो कि ऐसे और कौन कौन से बिजनेस हैं जिनके फ्यूचर में घटने के चांस लगभग 0% है।
बाकी अगर आपको ये जानना है कि मारवाड़ी लोग कैसे बिजनेस करते हैं जिससे ये बहुत कम टाइम में इतनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं,